हेलो दोस्तों, मैं नीरज सोनी RDS हॉटस्पॉट चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल हमने राज्य व्यवस्था के विषय में चर्चा की थी। यह उसका दूसरा पार्ट है। संविधान का उदय कैसे हुआ, संविधान की मांग सबसे पहले किसने उठाई, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी सीरीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो पिछला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं। चलिए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ मैंने कल आपको बताया था, राजनीतिक दर्शन बताया था, राजनीति विज्ञान के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कॉन्स्टिट्यूट शब्द से, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है गठन। क्या होता है? गठन। तो आज का चर्चा का विषय ये है कि संविधान की मांग को सबसे पहले किसने उठाया और संविधान सभा की मांग को सबसे पहले किसने उठाया। जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में क्या कहा, महात्मा गांधी ने इस विषय में क्या कहा और मोतीलाल नेहरू जी ने इस विषय में क्या कहा। चलिए देखते हैं। सन 1895 की घटना है, जिसमें औपचारिक तो नहीं, अनौपचारिक कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग को उठाया था। यह औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक भी कह सकते हैं कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग को उठाया था। दूसरी बार 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान के साथ पूर्ण स्वराज्य की मांग की। महात्मा गांधी ने क्या कहा? संविधान नहीं मांगा, संविधान के साथ साथ स्वराज्य की मांग की कि हमें पूर्ण स्वराज्य, स्वयं शासन और स्वयं संविधान सभा के निर्माण की अनुमति दी जाए। निर्माण की क्या दी जाए? अनुमति दी जाए। सन 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की बात की। अब धीरे धीरे सभी, जैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने मांग की, महात्मा गांधी ने मांग की, और तो धीरे धीरे मोतीलाल नेहरू जी, BN राव, सब धीरे धीरे संविधान की मांग करने लगे। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की। किसकी? संविधान सभा। सबने संविधान की मांग की और इन्होंने संविधान सभा की मांग की। 1933 में एक डेली सेलेट न्यूज़पेपर आता था नेहरू जी का। कौन सा? नेहरू जी का कौन सा पेपर आता था? याद करने वाली चीजें हैं। डेली सेलेट न्यूज़पेपर, जिसमें संविधान निर्माण की मांग की बात की गई। सन 1934 में कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में संविधान निर्माण की बात की। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान निर्माण की बात की? तो बंबई अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? बंबई अधिवेशन। 1934 में ही औपचारिक तौर पर, याद रखेंगे, लिखा नहीं है लेकिन याद रखेंगे, 1934 में ही औपचारिक तौर पर BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव ने भी संविधान की मांग की थी। किसकी मांग की थी? संविधान की मांग की थी। BN राव कौन है? बेनेगल नरसिम्हा राव, ये UNO के प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अध्यक्ष रहे हैं। और UNO की स्थापना आप सबको पता है, कब हुई थी UNO की स्थापना? UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जिसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं कौन से? BN राव या बेनेगल नरसिम्हा राव। उनकी स्थापना हुई थी जून 1945 में। इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। भारत के UNO के कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, कौन कौन रहे हैं? पहले रहे हैं बेनेगल नरसिम्हा रामाराव, दूसरे रहे हैं RS पाठक, नागेंद्र सिंह, और अभी वर्तमान में है दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। सन 1939 में आते हैं। सन 1939 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए, वरना हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। तो आप लोगों को सबको पता है कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक प्रवृत्ति के थे कि हिंसात्मक थे? अहिंसात्मक थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी माना जाता है उन्हें। जो उनका गीत है, वैष्णो जन तो तेरे कहिए, नरसिंह मेहता जी द्वारा लिखा गया है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान का
निर्माण किया जाए, वरना हम क्या करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर देंगे। क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी हिंसा को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। उनके बहुत सारे आंदोलन आप लोगों ने पढ़े हैं, 1930 के संविधान आंदोलन हो, चाहे 1920 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, या 1942 का असहयोग आंदोलन हो, सभी आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये होने के बाद सन 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत। कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन होते हैं? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 30 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचता है, और ये दो प्रकार के प्रस्ताव रखता है, अल्पकालीन प्रस्ताव और दीर्घकालीन प्रस्ताव। दोनों प्रस्ताव कौन रखता है? क्रिप्स रखता है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो नेहरू जी हैं और जो क्रिप्स है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दोनों क्लासमेट्स थे, एक ही कमरे में इन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन जब ये भारत आता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रस्ताव लेकर, ब्रिटेन का प्रतिनिधि बनकर, तो इसके जो प्रस्ताव आते हैं उनसे भारतीय जो होते हैं वो अस्वीकार होते हैं। नेहरू जी, महात्मा गांधी सभी अस्वीकार होते हैं, और इनकी मित्रता, जवाहरलाल नेहरू और क्रिप्स की मित्रता में खटास आ जाती है। क्या आ जाती है? खटास आ जाती है। और महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में महात्मा गांधी ने क्या कहा। तो सीधा सीधा महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव दिवालिया होते हुए भी बैंक की अग्रिम तिथि अंकित चेक के समान हैं। फिर से एक बार देखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आया है, आप जब मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो ये कथन बहुत यूजफुल होगा। कैसा? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव दिवालिया होते हुए भी बैंक की अग्रिम तिथि अंकित चेक के समान है। सीधे इसका अर्थ क्या होगा कि जो बैंक स्वयं, अब जिसकी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया है जिसमें उन्होंने संविधान सभा के निर्माण की मांग को माना था, और 1945 में बेबेल योजना आई है, शिमला समझौता भी हुआ है, जो जिनकी सरकार 1945 में क्या होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे ब्रिटेन में। तो वो जब ये लेकर आए, ये प्रस्ताव लेकर आए, तो महात्मा गांधी ने कहा कि जिनकी सरकार, विंस्टन चर्चिल इस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो जिनकी सरकार स्वयं गिरने वाली है, वो हमें अब अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रस्ताव देकर क्या जताना चाहते हैं। फिर इसी संबंध में, क्रिप्स के संबंध में जब उसने अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए, तो नेहरू जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारतीयों के द्वारा ये, भारतीयों के साथ ये अन्याय कैसे हो सकता है। और उन्होंने क्रिप्स, अपने मित्र के लिए कहा कि क्रिप्स, जवाहरलाल नेहरू के यहाँ लिखा है, क्रिप्स पहले तो एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन अब वह शैतान का प्रवक्ता बन गया है। यहाँ लिखा जरूर नहीं है कथन, लेकिन आप लोग लिख लेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। जवाहरलाल नेहरू ने जो क्रिप्स के संबंध में कहा है कि क्रिप्स के संबंध में उन्होंने कहा कि क्रिप्स पहले तो एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन अब वह शैतान का प्रवक्ता बन गया है। क्या बन गया है? शैतान का प्रवक्ता बन गया है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। मैंने 1895 की घटना बताई, 1922 की घटना बताई, 1924 की घटना बताई, 1933 की घटना बताई। 1934 में क्या हुआ? BN राव, लिखा जरूर नहीं है लेकिन याद रखने वाली चीज़ है। औपचारिक तौर पर किसने संविधान की निर्माण की मांग की थी? BN राव ने मांग की थी 1934 में। 1939 में महात्मा गांधी ने मांग की। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और क्रिप्स मिशन और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अंत में, जब वो क्रिप्स प्रस्ताव को नकार दिया गया और क्रिप्स वापस जाने लगा, तो उनके विषय में कहा था कि क्रिप्स पहले तो एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन अब वह शैतान का प्रवक्ता बन गया है। आगे चलते हैं। जब 1942 में क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से नकार दिया गया, तो 1946 में, क्योंकि 1945 में चुनाव हुए, और 1945 में जब चुनाव हुए, तो तब वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज सिक्स। ब्रिटेन के राजा जो थे वो थे जॉर्ज सिक्स, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्योंकि सरकार विंस्टन चर्चिल की गिर चुकी थी, और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली अब सरकार में आ चुके थे, और उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, और इसमें भी दो प्रकार के प्रस्ताव दिए गए, अल्पकालीन प्रस्ताव और दीर्घकालीन प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन भारत आया,
जिसने अल्पकालीन प्रस्ताव और दीर्घकालीन प्रस्ताव दोनों प्रस्तुत कर दिए। इसमें 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। और एक सदस्य थे वही सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसके विषय में नेहरू जी ने क्या कहा था? क्रिप्स पहले तो एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन अब वह शैतान का प्रवक्ता बन गया है। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया, अंतरिम सरकार के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कि संविधान का निर्माण कैसे हो। सबको पता है कि संविधान निर्माण में लगभग 63 लाख रुपए लगे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, लगभग 114 बैठकें हुई हैं और लगभग 60 देशों की यात्राएं की गई हैं। ठीक है, तो संविधान निर्माण के लिए प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना गया कि संविधान के निर्माण में कितने व्यक्ति आएंगे संविधान सभा और संविधान के निर्माण के लिए। तो प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना गया, और जिसमें टोटल सदस्य पूरे देश से आए 389 सदस्य। अब 389 सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे कि 389 सदस्यों को किस प्रकार बांटा गया। तो 93 आए देसी रियासतों से। कितने? 93 आए देसी रियासतों से, और इनका जो चुनाव होना था वो जो देसी रियासतों के राजा थे वे खुद चुनकर एक प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति को संविधान निर्माण के लिए भेज रहे थे। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इनका होना था। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो अंग्रेजों वाले क्षेत्र थे उनमें भी चुनाव होना था, और जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो अंग्रेजी क्षेत्र थे वो थे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़ भी कहते हैं इसे, और बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान के पास है। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए, और 292 ब्रिटिश प्रांतों में भी चुनाव किए जाने थे, जैसे बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, ऐसे में भी चुनाव होने थे। तो टोटल मिलाकर जो प्रत्यक्ष चुनाव होना था वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में और 292 ब्रिटिश प्रांतों में होना था। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में और 292 ब्रिटिश प्रांतों में होना था चुनाव। तो टोटल चुनाव कहाँ होना था? 296 सीटों पर, जिसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई कुछ सीटें, सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई सीटें, और सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षित कर दी गई सीटें। 78 सीटें मुस्लिम लीग के लिए। कितनी? 78 सीटें मुस्लिम लीग के लिए, 4 सीटें सिख संप्रदाय के लिए, और 214 में कोई भी लड़ सकता था चुनाव सामान्य वर्ग के लिए। जो पहली बैठक होती है 389 सदस्य की संविधान के निर्माण के लिए, तो उसमें सभी सदस्य नहीं आते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है, और 93 जो देसी रियासतें हैं वो सभी की सभी देसी रियासतें अपने सदस्यों को, अपने जो उन्होंने सदस्य मनोनीत किया था उसे नहीं भेजा। तो 389 से कुछ कम सदस्य पहली बैठक में आते हैं, लिखा भी है यहाँ पे 93 देसी रियासत के सदस्यों का ना आना और मुस्लिम लीग का बहिष्कार। लेकिन जुलाई 1946 में, अब जब सीटें आरक्षित हो गई, अप्रत्यक्ष चुनाव होना है, 78 सीटें मुस्लिम लीग के लिए, 4 सीटें सिख संप्रदाय के लिए, 214 सामान्य वर्ग के लिए हो गई थी। तो अब क्या होना था? चुनाव होना था। जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न होते हैं, उनका परिणाम भी 1946 में ही आ जाता है। अब कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, इस विषय पर निर्णय आया। 200, जिसमें 208 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, और 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। 78 में से 73 सीटें किसने जीत ली? 73 सीटें किसने जीती? मुस्लिम लीग ने। लेकिन मुस्लिम लीग 78 सीट में 73 सीट जीतने के बाद भी असंतुष्ट थी। क्या थी? असंतुष्ट थी। जिन्ना इससे खुश नहीं थे। और अन्य दलों ने कितनी जीते? 15 जीते। जब जिन्ना इससे खुश नहीं थे, 78 सीटों में 73 सीटें जीत चुके थे, तब भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने 16 अगस्त, याद रखेंगे ये दिवस बहुत बार आया है एग्जाम में, चाहे वो SI हो चाहे PCS हो, बहुत बार आता है। छोटे छोटे फैक्ट बहुत बार आते हैं और आप लोग लाइटली ले लेते हैं। चलिए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग की तरफ से मनाया गया और भीषण नरसंहार हो गया। तब महात्मा गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग के लिए और मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक अलग राज्य दिया जाएगा, अलग देश बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ हमने एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि जो जिन्ना थे, जिन्ना और जो महात्मा गांधी हैं, उनकी मृत्यु एक ही समय हुई है। 1948 में ही दोनों की मृत्यु हुई है। आगे चलते हैं।
9 दिसंबर, अब घटना आती है, क्रम वाइज है, बिल्कुल स्टेट वे में है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है चुनाव के बाद। कहाँ होती है? दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। कहाँ होती है? दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और इसके अस्थायी सदस्य, सबको रटा है, इसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन ये आपको क्या पता है कि उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? सीधा सीधा बात थी, वो क्या थे? संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और यह प्रथा कहाँ की है? फ्रांस की है। क्योंकि फ्रांस में यह चलन है, फ्रांस की एक प्रथा है जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया फिर उन्हें, क्योंकि ये फ्रांस की एक प्रथा है जिसके आधार पर कि बुजुर्ग व्यक्ति को ही बनाया जाएगा। इस आधार को लेकर इसीलिए तो कहते हैं कि भारत का संविधान कैसा उधारी का संविधान है। 60 देशों की यात्राएं की, 63 लाख रुपए लगा है, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कई में लगे, 60 देशों की यात्राएं करने में लगे। इसके उपाध्यक्ष जो है एस.सी. मुखर्जी, कृष्णामाचारी, 2 लोगों को बनाया गया था। यहाँ एक लिखे एस.सी. मुखर्जी, लेकिन 2 लोगों को बनाया गया था, एस.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। संवैधानिक प्रवक्ता किसे बनाया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका तिरुचिरापल्ली में जन्म हुआ है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? बी.एन. राव को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? बी.एन. राव को बनाया गया। अब बी.एन. राव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि बी.एन. राव वही व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ के सदस्य बने और यूएनओ में आईसीएस की परीक्षा पास की थी, आईएएस थे। और म्यांमार जो 1935 में भारत से अलग हुआ था, बी.एन. राव के बारे में बता रहा हूँ, जो आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, और इन्होंने म्यांमार जो 1935 में भारत से अलग हुआ था उसके संविधान के निर्माण में पुरजोर योगदान दिया था, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसलिए बी.एन. राव के योगदान को संविधान के निर्माण में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रारूप समिति का जो दस्तावेज था, लेखा जोखा था, पहले जो रफ ड्राफ्ट था, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्ट समिति या प्रारूप समिति एक ही है, बी.एन. राव ने ही तैयार किया था रफ ड्राफ्ट। फिर 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थायी सदस्य जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया एक ही बार में स्वीकार कर लिया गया? जी नहीं, संविधान का जो प्रस्ताव है एक ही बार में स्वीकार नहीं किया गया, 2-3 बार इसे लाया गया, बाद में से 13 दिसंबर 1946 में से स्वीकार कर लिया गया। और 27 जनवरी प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया, और 27 जनवरी 1946 में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसमें 27 समितियां बनाएंगी। क्या की गई? 27 समितियां बनाएंगी, जिसमें 17 समितियां कैसी थी? विषयात्मक। और 10 समितियां कैसी थी? प्रक्रियात्मक। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसी से जुड़े विषयों के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में। लिखा नहीं है, सुनना है ध्यान से। अंबेडकर जी सबसे पहले मुंबई से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। क्या होते हैं? हार जाते हैं। जब ये मुंबई से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, कहाँ से लड़ते हैं चुनाव? मुंबई से। और क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। फिर ये बांग्लादेश, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश से चुनाव लड़ते हैं। कौन सी जगह से? जैसरकुल्ला। और वहाँ से मुस्लिम लीग की तरफ से लड़ते हैं और जीत जाते हैं।
अंबेडकर जी के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी सी घटना पढ़ेंगे। मुंबई से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, तब बांग्लादेश के जैसरकुल्ला से चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से और क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से जो बांग्लादेश है वो पश्चिमी पाकिस्तान है, वो क्या हो जाता है, भारत से अलग हो जाता है। लेकिन जो संविधान है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो सभी जो सदस्य थे वो सभी जानते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र जो अंबेडकर जी थे वो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 32 डॉक्टरेट की डिग्रियां ग्रहण किए थे, सबसे क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे। इसलिए मुंबई से ही उन्हें दोबारा टिकट दी गई, किसके कहने पर, BN राव के कहने पर उन्हें मुंबई से दोबारा टिकट दी गई और इनके स्थान पर S जयकर को इस्तीफा देना पड़ा और बाद में ये भी संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। कौन, BR अम्बेडकर। कल कुछ और, आज के लिए यही बस इतना ही, कल कुछ और तथ्यों पर वो करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे जो रटने वाले फैक्ट हैं, जैसे इसका जो हिंदी अनुवाद किसने किया था, संविधान का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था, सबसे पहले प्रकाशन कहाँ से, देहरादून से हुआ था, और इसकी जो मोहर होती है, हाथी की मोहर होती है, ये सब के बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। जैसे कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो राष्ट्रीय पुष्प है, निलंबो निशिफेरा गार्टन है। इन सब के कल इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हुए हम संविधान की कुंजी अर्थात संविधान की प्रस्तावना की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह पॉलिटी का यह चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिए। कोरोना का समय है, इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।